इंटरमिटेंट फास्टिंग इतनी पॉपुलर क्यों है, मैं इसको अक्सर अंग्रेज़ों का रोज़ा कहती हूँ। इससे आपको वही फ़ायदे अचीव होते हैं जो आपको रोज़े से अचीव होते हैं। जैसे कहते हैं ना, रोज़ा डायबिटीज़ का भी इलाज है, शुगर का भी इलाज है, मोटापे का भी इलाज है, इम्यूनिटी भी इंप्रूव करता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग से भी अल्टीमेटली आपको सारे बेनिफिट्स अचीव होते हैं। अच्छा, ये जो फास्टिंग है इसके सेहत पर क्या असर होता है कि इसकी मतलब कितनी फ़ायदेमंद है? मैं आपको सबसे खूबसूरत इसका असर आपकी सेहत पे बताती हूँ। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में, हमारे सेल्स में एक मैकेनिज्म डाला हुआ है, ऑटोफेजी। ऑटोफेजी का मतलब होता है अपने आप को खा जाना। हमारी बॉडी के सेल्स और हमारी बॉडी की प्रोटीन्स जब जिस्म के लिए खुद ही जहरीले हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं तो वो अपनी ऑटोफेजी स्टार्ट कर देते हैं, अपने आप को डीनेचर करना, यानी जो प्रोटीन्स ख़राब हुई हैं, डीनेचर हुई हैं, वो अपने आप को जिस्म से निकालना शुरू कर देती हैं। इसमें बहुत हद तक जहरीली प्रोटीन्स भी शामिल हैं। इसमें ऐसी प्रोटीन्स भी शामिल हैं जो अगर जिस्म से खारिज नहीं होंगी अपने आप को खा के तो वो कैंसर भी कर सकती हैं। इसमें ऐसी प्रोटीन्स भी शामिल हैं जो आपके जिस्म में जो है प्लाक बना के इवन कि आपको एल्जाइमर्स डिजीज़ कर सकती हैं। इसमें ऐसी प्रोटीन्स भी शामिल हैं आपके पास जो आपके जिस्म में दूसरी सोजिश करने वाली बीमारियां कर सकती हैं। अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी अनहेल्दी हैबिट्स की वजह से आपके जिस्म का ये रिपेयर और रीजनरेशन प्रोसेस स्लो हो गया है तो फास्टिंग करके आप इसको तेज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा इंटरमिटेंट फास्टिंग का ये है कि जिस्म से सारे जहरीले मादे और ये जहरीली प्रोटीन्स खारिज होना शुरू हो जाती हैं, अपने आप को ईट करना शुरू हो जाती हैं। और दूसरा इसका मेरा बहुत फेवरेट फ़ायदा ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके जिस्म में एक केमिकल बनाती है, BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर आपका लर्निंग, आपका मेमोरी, आपका फोकस, आपका अटेंशन, आपका हाफजा, इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करता है। इवन कि आपकी स्लीप इम्प्रूव करता है। अक्सर हमारे पास स्लीप इम्प्रूव करने के लिए जो खाने दिए जाते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके BDNF बनाते हैं, ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर बनाते हैं, तो वो स्लीप इम्प्रूव करते हैं। ये चीज़ आप फास्टिंग से अचीव कर सकते हैं। फास्टिंग का एक और मेरा बहुत फेवरेट फ़ायदा आपके पास ये है, जिस वजह से ब्लड शुगर्स भी आपके पास कंट्रोल होते हैं, वो ये होता है कि फास्टिंग आपकी गट लाइनिंग में, गट सेल्स में एक फैटी एसिड बनाती है जिसको ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटारेट कहा जाता है। ब्यूटारेट आपकी गट हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, यानी अगर आपकी आंतों में गंदा बैक्टीरिया ज़्यादा है, आपको डिस्बायोसिस है, उसको भी रिस्टोर करने में हेल्प करता है। और ब्यूटारेट आपके ब्लड शुगर लेवल्स की खूबसूरत तरीके से रेगुलेशन करता है, नेचुरल बेसिस पे रेगुलेशन करता है। आपकी डायबिटीज़ रिवर्सल में ये काम आ सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, बहुत सारे नौजवानों के जहन में होगा कि ये जो फास्टिंग है इसका अल्सर में क्या फ़ायदा है? अगर स्टमक अल्सर है वो ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर जाता है या स्टमक की सोजिश है, ये आजकल बहुत रूटीन की डिजीज़ है, तो इसका फास्टिंग से कोई ताल्लुक, मतलब इससे बेहतरी आ सकती है? अच्छा, दिस इज़ वेरी नाइस क्वेश्चन। अल्सर में एक कैटेगरी में बेहतरी आ सकती है और एक कैटेगरी में बेहतरी नहीं आ सकती है। आपके पास वो अल्सर जो एसिड रिफ्लक्स के साथ एसोसिएटेड है। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं आपके पास GERD के और एसिड रिफ्लक्स के, जिनको थोड़ी थोड़ी देर बाद खाना होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उनके लिए फास्टिंग रिकमेंडेड नहीं है। अदरवाइज जो बाकी काइंड्स ऑफ अल्सर हैं, अल्सर क्या है? अल्सर सोजिश की टाइप है ना। अल्सर किसको कहते हैं? सोजिश शुरू हुई, चोट लगी, इन्फ्लेमेशन हुई, तो हर तरह की सोजिश, हर तरह की डायबिटीज़ और मोटापा भी इट इज़ अ काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन। ये बीमारी की जिस कैटेगरी में आती है, इन्फ्लेमेशन में आती हैं। तो हर तरह की इन्फ्लेमेशन और हर तरह की सोजिश के लिए फास्टिंग बेहतरीन है। वो आपके सेल्स को रिपेयर करने में ही हेल्प करेगी, उसको रीजनरेट करने में ही हेल्प करेगी। तो इट इज़ अ ग्रेट आइडिया। अच्छा, इस फास्टिंग से कितनी जल्दी फ़र्क पड़ता है? जिस्म का मतलब वज़न कितना कम हो सकता है? अच्छा, ये भी अगेन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब देखिए, अगर आपकी बॉडी में, मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि जिस तरह आपका बेड़ा अगर 1 महीने में नहीं हुआ तो उस तरह आपका बेड़ा सुधरेगा भी 1 महीने में नहीं, ठीक है? बिकॉज पीपल एक्सपेक्ट टाइम लगता है। अब स्पेशली जब लोगों ने 35-40 क्रॉस कर लिया होता है, बुढ़े होते हैं बेचारे मेरी तरह, तो होता ये है कि आपकी बॉडी का जो रिपेयर और रीजनरेशन प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो हो गया होता है। और अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा डैमेज हो, बॉडी ना ऐसा नहीं करेगी कि बॉडी बड़ी समझदार है, वो हमारे जैसी नहीं है, उसको अपनी प्रायोरिटीज़ पता होती हैं। उसको पता है कि पहले मुझे ये चीज़ अचीव करनी चाहिए, उसके बाद मुझे ये अचीव करनी चाहिए। वो ये नहीं करेगी कि पहले आईफोन खरीद लेगी और सर ढकने के लिए छत ना हो, वो पहले घर खरीदेगी, उसके बाद वो जाके आईफोन खरीदेगी। बॉडी समझदार है, हमारी तरह नहीं है। सो द थिंग इज़ दैट कि आपकी बॉडी पहले आपकी जितने जितने ऑर्गन्स में डैमेज हुआ हुआ है, जितने जितने ऑर्गन्स में आपके पास प्रॉब्लम है, उनको कोनों कोनों पे जाकर रिपेयर करना स्टार्ट करेगी। और जब वो रिपेयर और रीजनरेशन हो जाएगी ओवर अ कपल ऑफ मंथ्स, अगर डैमेज ज़्यादा है फिर आपका वेट लूज़ होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और मैं इसका थोड़ा और आंसर देना चाहूँगी, इसलिए कि अगर वो सारी ख़वातीन, ख़ास करके वो सारी ख़वातीन जिन पर पहले 3 से 6 महीने इंटरमिटेंट फास्टिंग असर नहीं करती, लेकिन आपके एनर्जी लेवल्स ऊपर जाना शुरू हो गए हैं, आपकी नींद अच्छी हो गई है, आपका स्ट्रेस कम हो गया, आपका हाफजा अच्छा हो गया, दिल छोटा ना करें, फास्टिंग वर्क कर रही है।
एक्चुअली पहले वो अपनी बॉडी का जो सारा डैमेज है वो पूरा कर रही है, कुछ महीनों बाद आपका वेट लॉस भी स्टार्ट होगा। अब ये सवाल जो है ये मैं अपने आबाओ अजदाद के लिए या अपने वालदैन के हवाले से पूछना चाहूँगा। बहुत सारे हैं जिनको डायबिटीज़ का मसला है, उनके लिए जो फास्टिंग है ये वाली, तो ये कितना फ़ायदा मंद है और किस तरह करनी चाहिए, पूरे दिन की रूटीन क्या होनी चाहिए? डॉक्टर साहब आप बता दें, आज बेचारे बड़े परेशान हैं डॉक्टरों के पास जा जाकर। इसका भी मैं थोड़ा डिटेल में आंसर देना चाहूँगी। अच्छा, डायबिटीज़ 3 टाइप की होती है। एक मतलब 3 ट्रीटमेंट मोडलिटीज़ होती हैं। एक जो डाइट कंट्रोल पे हो, दूसरा जो आपके पास ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स ले रहे होते हैं, ग्लूकोफेज वगैरह, और तीसरा आपके पास जो इंसुलिन पे होते हैं। ठीक है, जितने भी लोग इंसुलिन पे हैं और ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स पे हैं, आपने अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर खुद फास्टिंग नहीं करनी है। अच्छा। मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं जैन जो डायबिटिक्स बिल्कुल नहीं करनी ना, उनको ब्लड शुगर ऊपर नीचे जा सकते हैं। मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं जो इंसुलिन ले रहे हैं, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स ले रहे हैं, मैं रोज़ उनके ब्लड शुगर लेवल सुबह मैसेज में अपने पास मंगवाती हूँ, देखती हूँ, फिर हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद मैं उनकी इंसुलिन डोज एडजस्ट करती हूँ, उनके ओरल हाइपोग्लाइसेमिक डोज एडजस्ट करती हूँ, और अल्लाह का शुक्र है 3-4 महीने में छूट भी जाती है। तो पहली बात, बगैर कोचिंग के नहीं छूट जाती है, छूट, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, पब्लिकली कह रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सो आपने बगैर कोचिंग के नहीं लेनी है। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप कोचिंग के साथ हैं तो आपकी रूटीन में थोड़ी सी क्या चीज़ें होनी चाहिए। बिगिनर हैं, कभी आदत नहीं है, कभी फास्टिंग नहीं की, तो आप 16:8 पे स्टार्ट करेंगे। वही 16 घंटे आपने नहीं खाना, 8 घंटे आपने खाना है। बहुत ज़रूरी है इस वक्त शुगर के साथ कि आपके कॉर्टिसोल और स्ट्रेस हार्मोन लेवल्स भी नीचे आएँ, तो आपने रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। और अगर अब आपके डॉक्टर ने आपको ग्लूकोफेज और इंसुलिन छुड़वानी स्टार्ट कर दी है, तो अपनी डाइट में फ़ौरन एक चीज़ ले आएँ आप, और वो आप ले आएँ 100% ऑर्गेनिक रॉ अनफिल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर विद मदर। सेब के सिरके में खूबसूरत तरीके से एबिलिटी होती है आपके पास इंसुलिन लेवल को कंट्रोल करने की। चाहे तो मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला का भी ऑर्डर कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है www.holisticwisdombysaharchavla.com पर जाकर। और डायबिटिक्स को मैं एक और खुशखबरी भी बता दूं, मैंने अपना 100% ऑर्गेनिक ग्रीन पाउडर स्टीविया लॉन्च किया है। मेरा स्टीविया 2 नंबर नहीं है, 1 नंबर है मेरी तरह। ये सफ़ेद पाउडर नहीं है, ये ग्रीन पाउडर है। इसको भी आप मेरी वेबसाइट पर ऑर्डर कर सकते हैं, डॉक्टर साहर चावला मेरा ऑफिशियल पेज है, वहाँ पर भी लिंक है, वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं आप। अब इसके बाद आप सेब के सिरके से अपना दिन स्टार्ट करेंगे। इसका, अगर आपको सेब के सिरके की आदत नहीं है, इसका आधे से 1 टीस्पून आपने पानी के ग्लास में लेना है, स्ट्रॉ के साथ इसको लेना है। इसको कभी खाली यूँ नहीं पीते, दांत खराब हो जाएंगे, बहुत एसिडिक होता है। उसके 30 मिनट बाद आप अपने नाश्ते की मील करेंगे, और नाश्ते में हमेशा आपके पास हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड नहीं होना चाहिए, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होना चाहिए, यानी ब्लड में ग्लूकोज आहिस्ता आहिस्ता रेज हो। दलिए से स्टार्ट करें, अंडों से स्टार्ट करें, होल ग्रेन ब्रेड से स्टार्ट करें। अब आपने नाश्ते के 30 मिनट के बाद या 1 घंटे के बाद फिर अपने ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करने के लिए और उसको सूद करने के लिए कोई ऑर्गेनिक हर्ब देनी है। बेस्ट आपके पास जो ऑर्गेनिक हब है ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करने के लिए फास्टिंग के साथ, वो आपके पास करेला पाउडर है। ये भी वैसे मेरा अवेलेबल है। इसमें चारेंटिन होता है आपके पास, जो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करता है। आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं रहती। नाश्ते के 30 मिनट बाद या आप कह लें 1 घंटे बाद आपने इसका 1 टीस्पून नीम गर्म पानी में लेना है और आपने इसको ले लेना है। अपनी स्नैकिंग की आदत डायबिटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो फास्टिंग से मैक्सिमम बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, स्नैकिंग की आदत छोड़ दें। चरने की बार बार चरने की आदत छोड़ दें। हाँ, दिन में अगर आपको बहुत ज़्यादा पहले खाने की आदत थी तो आप 3 मील्स लें, और आहिस्ता आहिस्ता आप 2 मील्स पे लें। कोशिश करें कि सुबह 11 बजे मील लें और उसके बाद शाम को 5 बजे आप मील लें। इंटरमिटेंट फास्टिंग में खास करके जब आप डायबिटिक होते हैं, क्योंकि जो डायबिटिक होता है ना उसके जिस्म में पहले ही पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी होती है, तो ऐसी सप्लीमेंटल हर्ब्स डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम हो। क्योंकि जब आप इंसुलिन से खेलते हैं ना, उस वक्त जिस्म में हम इंसुलिन से खेल रहे हैं ना, उसको नीचे लेकर आ रहे हैं। डायबिटिक में जब हम फास्टिंग करा रहे हैं, उस वक्त जिस्म में बहुत ज़्यादा पोटेशियम होनी चाहिए, तब इंसुलिन आपके पास कंट्रोल होगी। पोटेशियम और मैग्नीशियम को कंट्रोल करने के लिए ग्रीन पाउडर्स अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। मेरा जो मोरिंगा पाउडर है, ये आपके पास ब्लड शुगर कंट्रोल भी करता है, और वो सारे लोग चाहे जो डायबिटिक हैं, डायबिटिक नहीं है, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी बॉडी में पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी ना हो, आप मेरा मोरिंगा और आंवला पाउडर ऑर्डर कर सकते हैं।